दोस्तों नमस्कार। चुनाव गुजरात में हो रहे हैं लेकिन खेल राजस्थान में हो रहा है। एक ऐसा खेल जिसका असर गुजरात के चुनाव परिणामों पर भी पड़ेगा और एक ऐसा खेल जो 1 बरस के बाद जब राजस्थान के चुनाव होंगे तो यही खेल वहां की सत्ता भी डगमगाएगी और सियासत को भी बदल देगी। यह एक ऐसा खेल है जिसमें खेलने वाला जानता है कि दरअसल राजस्थान के भीतर कांग्रेस से बड़ा कद अशोक गहलोत का है। खेलने वाला शख्स यह भी जानता है कि दरअसल राजस्थान की बीजेपी इकाई में उससे बड़ा कद वसुंधरा राजे सिंधिया का है। लेकिन खिलाड़ी यह सोच रहा है कि दरअसल जब चुनाव आए तब तक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन उस चुनाव के वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया चुनाव मैदान में हो ही नहीं, यानी वो चुनाव लड़े ही नहीं। इस खिलाड़ी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात भी होती है, संवाद भी होता है और दोनों एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं। अकेले भी बैठते हैं। 10 मिनट तक की मुलाकात सस्पेंस के तौर पर भी उभरती है। यह खिलाड़ी है कौन और इस खिलाड़ी के आश्रय गुजरात और राजस्थान दोनों को साधने की प्रक्रिया क्यों बड़ी हो चली है। हर कोई जानता है कि राजस्थान के भीतर कांग्रेस के भीतर अगर दो दो हाथ करते हुए सचिन पायलट और गहलोत उलझे हुए हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी की स्थिति भी अच्छी नहीं है। बीजेपी के भीतर भी 1-2 नहीं 4-4 गुट काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया है। सभी को एक साथ साधना है तो फिर हाईकमान इसकी कमान संभाल ले। तो हाईकमान कौन है? हाईकमान दरअसल इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या फिर वह चाणक्य के तौर पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराने वाले अमित शाह हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि गुजरात हारना नहीं है और राजस्थान गंवाना नहीं है। तो बिसात कैसे बिछ रही है और इस बिसात में टुकुर टुकुर देखते हुए सचिन पायलट के हाथ में कुछ भी नहीं। उन्हें पता है कि दिल्ली हरकत में आ नहीं पा रही है, हरकत में आएगी नहीं। हालांकि वह खुले तौर पर दिल्ली के दरबार में गुहार लगा चुके हैं कि एक बार सीएलपी की बैठक तो बुलवा लीजिए, दिल्ली में बुलवाइए और उसके बाद विधायकों से पूछिए वो क्या चाहते हैं। उनका दावा है 80% मुकर जाएंगे कि वह गहलोत के साथ खड़े हैं तो उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन बात और इस खेल के भीतर का सच इतना भर नहीं है। यह तो बड़ी उलझी हुई चीज है, क्योंकि हर किसी ने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया जब खिसके तो मध्य प्रदेश की सत्ता कांग्रेस ने गंवा दी। कैप्टन खिसके तो पंजाब की सत्ता चली गई। गुलाम नबी आजाद खिसके तो कश्मीर की सियासत बदल गई, डोलने लगी। तो क्या इस कतार में अब गहलोत भी खड़े हैं? गहलोत पार्टी नहीं छोड़ेंगे। गहलोत के पास बहुत सारे मंत्र उनकी हथेलियों पर रेंगते रहते हैं। उसमें संघ का विरोध होता है, नेहरू का गुणगान होता है, बीजेपी पर निशाना होता है, नरेंद्र मोदी को साधना होता है और इन सब के साथ बड़े ही होशियारी से जिस जादूगरी का खेल वह खेलते हैं उसमें कांग्रेस फंसी जाती है। और कांग्रेस फंसे नहीं तो क्या करे? दरअसल गुजरात के चुनाव की कमान भी एक लिहाज से गहलोत के पास है। बीते 3 दिन जब वह राज्य के चार्टर्ड से निकले और राजस्थान से निकलकर गुजरात के चुनावी इलाकों में दौरा कर रहे थे तो 4 जिलों को उन्होंने पकड़ा। उन जगहों पर उन्होंने क्या कहा, क्या किया, क्या नहीं किया, सब पर भारी मानगढ़ आकर टिक गया, जो कि आदिवासियों की कर्मभूमि और एक लिहाज से उनके लिए धर्मभूमि के समान है। आदिवासियों की मौजूदगी को लेकर यह भी समझना होगा कि राजस्थान की 25 सीटें आदिवासियों से जुड़ी है और गुजरात की 27 सीटें आदिवासियों से जुड़ी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बुलाए गए थे इस सभा में जो 1 नवंबर को हुई। लेकिन जब मुलाकात का सिलसिला आया तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। अब जरा इन पन्नों को खोलने और समझने की कोशिश कीजिए कि जिस रास्ते गहलोत चल निकले हैं तो क्या उनके पास 2 ही तत्व है। एक, हर हाल में मुख्यमंत्री बने रहना है चुनाव तक। दूसरा, हर हाल में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। लेकिन इसमें तीसरा पेंच यह है, क्या चुनाव के बाद की परिस्थिति राजस्थान की एक बार फिर बीजेपी के हाथ चली जाएगी? यानी जो सचिन पायलट दोहराते चल रहे हैं कि हम
रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जीत जाएंगे, यह सिर्फ कहने की बात है। और गहलोत जिस ताकत के साथ खुद को रख रहे हैं कि इस्तीफों की फहरिस्त लग जाती है, मैं क्या करूं, मैं तो दरबार में आके माफी मांगी लेता हूं ना, और मैंने माफी मांगी ही। तो क्या माफी के बाद और इन सब के बीच जो पूरे के पूरे इस्तीफे दिए गए थे, जो सीएलपी की बैठक नहीं हुई, एक लाइन के वाक्य को पूरा पढ़ने की स्थिति में राजस्थान आ नहीं पाया, तो क्या वाकई चुनावी प्रक्रिया से गुजरात के बाद राजस्थान की स्थिति नए तरीके से बीजेपी के लिए थाली में संजोई जा रही है? इन परिस्थितियों को समझने से पहले 3-4 बात और समझ लीजिए। जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक तीर्थ स्थल के तौर पर मानगढ़ धाम की पहचान है, तो राजस्थान की 25 सीटें जो आदिवासी बहुल इलाकों में आती है या फिर वो सुरक्षित है, गुजरात की 27 सीटें, मध्य प्रदेश की 47 सीटें, तीनों को मिला दीजिएगा तो 99 सीट। नरेंद्र मोदी बाखूबी इसे जानते हैं कि दरअसल राज्यों के हवाले बीजेपी को करके चुनाव जीता नहीं जा सकता है, ना ही राजस्थान में, ना ही गुजरात में, ना ही मध्य प्रदेश में। कूदना खुद होगा, बताना खुद होगा और अपने ही कद को बढ़ाना होगा। दूसरे का कद बढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बढ़ा हुआ कद वसुंधरा राजे तो मुश्किल ही पैदा करता है, तो उसको भी कद को काटना भी है। लेकिन उसके समानांतर क्या यह संभव है कि कांग्रेस के कद्दावर को साथ खड़ा किया जाए? तो क्या बातचीत में यह बात आई कि अब ईडी, सीबीआई और आईटी, राज्य के मुख्यमंत्री और उनके जो करीबी सिपह सलार हैं, जो खास तौर से 3, उसमें महेश जोशी का नाम है, राठौड़ का नाम है, धारीवाल का नाम है, और इनके इर्द गिर्द या फिर इनसे लगे हुए जो भी रईस हैं, उन पर कोई अब दबिश होगी नहीं? क्या यह समझौता हो गया? और इस समझौते के साथ साथ क्या यह भी याद करना होगा कि किस तरीके से अडानी की एंट्री खुले तौर पर जिस तरीके से राजस्थान में हुई, और यह कहा गया कि इतना निवेश चाहे वो अडानी करें, चाहे अंबानी करें, चाहे जय शाह करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जय शाह का नाम आते ही गहलोत जी के बेटे वैभव का नाम आ जाता है, क्योंकि वह भी राजस्थान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से जुड़े हुए हैं। और जब उपाध्यक्ष का नामांकन करने मुंबई पहुंचे थे राजीव शुक्ला, तो उनके प्रस्तावक वैभव थे और वहां पर जय शाह भी मौजूद थे। वही जय शाह जो कि निवेश करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका जिक्र भी गहलोत जी कर गए। इस सियासी लकीर को जरा पकड़ने की कोशिश कीजिए। नेता के लिए महत्वपूर्ण है कुर्सी, और कुर्सी अगर उसको दाएं से मिले या बाएं से मिले या कहीं से मिले, वह कुर्सी छोड़ेगा नहीं। तो क्या राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस जिन 2 रास्तों पर चल निकली है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का 47 सदस्यीय जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई, उसमें भी 4 सदस्य राजस्थान के हैं, जो खुद गहलोत बताते हैं हमारे करीबी हैं। तो साधने की यह प्रक्रिया किसी जादूगर के पास हो सकती है, या सियासी ढोल कुछ ऐसे हैं जिसमें सबको पता है कि हिमाचल के चुनाव में कांग्रेस को जो पैसा खर्च होगा वो क्या बघेल देंगे, और गुजरात में जो पैसा खर्च होगा या जो रणनीति बनानी है वो क्या गहलोत बनाएंगे? तो पैसा भी की आवाजाही बनी रहे, आप पद पर भी बने रहें, और हम देखेंगे कैसे। तो क्या पार्टियां ऐसे चलती हैं, राजनीति ऐसे साधी जाती है? और क्या कांग्रेस एक तरफ जब राहुल गांधी के जरिए एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है, जहां पर करप्शन निशाने पर है, चुनावी जीत हार में पैसा निशाने पर है, और हर कोई निशाने पर है, वहां पर अपनों को निशाने पर लेना या अपनों को लेकर सियासत साधने से क्या यह पदयात्रा दूर है? और क्या कांग्रेस की नई कमान थामे खड़गे भी इससे बहुत दूर है? मसला क्या है, कमजोरी कहां पर है और स्थिति कौन सी बन रही है? क्योंकि राजस्थान के 4 नेता भंवर सिंह, रघुवीर मीणा, रघु शर्मा, हरीश चौधरी, ये चारों आ गए। रघु शर्मा गुजरात के देखने वाले प्रभारी होते थे, लेकिन उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। अजय माकन भी इस 47 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी में है, लेकिन वो बड़ा विरोध कर रहे थे कि जो हो रहा है राजस्थान में वो ठीक नहीं। उनको भी वहां से पत्ता कट गया, उनको भी साथ छोड़ना पड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद अपने तौर पर राजस्थान पहुंचे थे, रिपोर्ट दी थी मैडम को, लेकिन स्थिति नाजुक और परिस्थितियां गहलोत के अनुकूल। यहां पर 2 सवाल आपके जहन में जरूर आने चाहिए कि आखिर गहलोत की खासियत क्या है? नेहरू गांधी का छौंक लगाते हैं, आरएसएस का विरोध करते हैं, बीजेपी मोदी को निशाने पर लेते हैं, अडानी का प्रेम जतलाते हैं, पारंपरिक कांग्रेस
का पाठ पढ़ाते हैं, समीकरण साधने का हुनर रखते हैं। युवा खुद को गहलोत के साथ खड़ा नहीं कर पाते तो वो अनुभव का जिक्र करते हैं। मसला क्या है? और इस मसले के भीतर यह भी समझना होगा कि गहलोत के साथ जो शांति धारीवाल हैं, जिनके घर बैठक हुई थी, और बैठक बुलाने वाले धर्मेंद्र राठौर और महेश जोशी हैं। धारीवाल के खिलाफ लोहा मंडी का जो केस है, जमीन के पट्टे देने का, सुप्रीम कोर्ट में है, वो ठंडे बस्ते में है। क्या वो बस्ता नहीं खुलेगा? नहीं खुलेगा। जो इससे पहले जब सचिन पायलट निकले थे बगावती तेवर के साथ, उस वक्त छापे पड़ रहे थे राजस्थान के भीतर, और वो उन करीबियों पर थे जो गहलोत के करीबी थे, तो क्या उसकी गारंटी बैठक में ले ली गई और बताया गया कि अब कोई छापे नहीं पड़ेंगे, बस आप चीजों को संभाले रहिए अपनी जगह पर, हम आपके लिए चीजों को संभाले रहेंगे अपनी जगह पर? क्या ऐसी स्थिति है? और धर्मेंद्र और महेश जोशी, अब ईडी से भी इनका परिचय कराया जा सका है कि इन पर दबिश नहीं होनी चाहिए। क्या यह बिल्कुल नई परिस्थिति है? और वाकई स्पीकर खामोश क्यों और चुनाव आयोग खामोश क्यों हो गया? अगर इतनी बड़ी तादाद में विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे तो क्या यह एक कॉकस के तरीके से राजस्थान की राजनीति कांग्रेस के भीतर से बीजेपी के अनुकूल परिस्थितियों को पैदा कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के शुद्धिकरण और शुचिता का जिक्र करते हुए एक नई परिस्थिति कांग्रेस पैदा करना चाहती है? यह भी मुश्किल सवाल है। प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रही है, और सचिन पायलट भी गुजरात की तरफ नहीं देखकर हिमाचल की तरफ देख रहे हैं। राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, मैडम यानी सोनिया गांधी कहीं निकलती नहीं है। गहलोत के जिम्मे है, उनको बार बार जाना है, गुजरात जाना है, और गुजरात की राजनीति देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए कितने मुश्किल है और कितनी जरूरतमंद है, वो इसकी जानकारी देने की अब जरूरत होनी नहीं चाहिए। तो एक जिक्र बार बार आ रहा है कि मानगढ़ धाम में जब मंच के पीछे जो प्रधानमंत्री के लिए कमरा बना रहता है, जिसमें वो सुस्ता सकें, कपड़ों को बदल सके, बैठने की व्यवस्था होती है, तो उस बैठक के बाद बाकी दो मुख्यमंत्री वहां क्यों नहीं गए? सिर्फ गहलोत ही क्यों गए? और सौदा हुआ तो क्या हुआ? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, वसुंधरा को लेकर क्या उनको साइडलाइन करने के लिए जो राजस्थान के भीतर बीजेपी की जो लकीर है, उसमें सतीश पूनिया हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, संगठन पर पकड़ मजबूत हो, गजेंद्र शेखावत हो, अर्जुन मेघवाल हो, ओम बिरला हो, सभी के अपने अपने गुट है, लेकिन अब केंद्र को लगने लगा है कि दरअसल हम ही को साधना है, अन्यथा वसुंधरा राजे सिंधिया हावी हो जाएंगी, तो उन्हें ठिकाने लगाने के अवसर में और किसी का साथ नहीं बल्कि गहलोत को ही साथ क्यों ना ले लिया जाए। और गहलोत और वसुंधरा मिलते हैं तो यह खतरा दोनों के लिए है, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। इस सियासत की नब्ज को पकड़ेगा कौन? कांग्रेस नहीं पकड़ पाती है, बीजेपी पकड़ लेती है। यहां बैठे तमाम चाणक्य नहीं पकड़ पाते हैं, वहां बैठे गृह मंत्री पकड़ लेते हैं। अब इन बीच में एक जिक्र और होना चाहिए कि दरअसल राजस्थान को थाली में परोसकर क्या वाकई गहलोत दे सकते हैं, और सचिन पायलट क्या वाकई कहीं खतरनाक स्थिति में आ जाएंगे बीजेपी के लिए? अगर उनको पद दे दिया गया तो एक क्षण के लिए पुराने पन्नों को हम टटोलते हैं। ये पुराने पन्ने इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 2018 में कोई छोटी मोटी जीत नहीं मिली थी कांग्रेस को। आप कल्पना कीजिए कि उसे जो जीत मिली थी वो 21 सीटों से 100 सीट पर पहुंची थी, और बीजेपी 163 से घटकर 73 सीटों पर आ गई थी। लेकिन इस जीत के दौर में याद कीजिए सचिन पायलट जो काम कर रहे थे, तो क्या वाकई बीजेपी घबराने लगी है कि सचिन पायलट के हाथ में अगर मुख्यमंत्री की कमान आ गई तो राजस्थान अगर कांग्रेस जीत जाती है तो वह परंपरा टूट जाएगी, और जिस परंपरा को वो हिमाचल में तोड़कर यह बतलाना चाहते हैं कि दरअसल एक बार तुम एक बार हम नहीं, अब हर बार हम हैं, यह बीजेपी जो बतलाना चाहती है, अगर यह राजस्थान में हो गया तो फिर उस राजनीति का क्या होगा जो हमेशा जीत की ताकत का एहसास हर किसी को कराती है। तो जरा 2018 के एक दो पन्नों को आप पलटने की कोशिश कीजिए। उस वक्त गुर्जर समाज जो था वो पूरे तरीके से कांग्रेस के साथ आकर खड़ा हो गया था। क्यों खड़ा हो गया था? उसको लग रहा था सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे, और युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सभी ने मान लिया था कि जो प्रदेश अध्यक्ष 5 साल से है और जब उसे जीत मिलेगी तो गुर्जरों ने एक भी वोट दिया होगा लेकिन एक भी सीट बीजेपी को नहीं दी। आप सोचिए कि 12 उम्मीदवारों को गुर्जरों को कांग्रेस ने टिकट दिया, उसमें से 7 उम्मीदवार जीत गए, और दूसरी तरफ 9 गुर्जरों को बीजेपी ने टिकट दिया था लेकिन एक भी जीत नहीं पाया था। यह 2018 का खुद गुर्जर समाज से
सचिन पायलट आते हैं। दूसरा सवाल, कोई भी कहता अच्छा गुर्जर तो फिर जाट। बड़े सिस्टमेटिक तरीके से उस समय गुर्जर और जाट दोनों को साधा गया था, क्योंकि बीजेपी ने 29 जाटों को टिकट दिया था लेकिन 8 ही जीते थे, और कांग्रेस ने 32 जाट को टिकट दिया था और 11 जीत गए थे। यानी परसेंटेज भी देखिएगा तो हाई है, और गुर्जरों में तो पूरे तरीके से वो शिफ्ट हो गए थे। और अगर गुर्जरों और जाट के प्रभाव को देखिए तो इस दायरे के भीतर में समूचा राजस्थान समा जाएगा। फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा चुनाव जीते तो कौन जीते। लेकिन अपने तौर पर दोनों परिस्थिति में गहलोत तो दोनों जगह नहीं है, और इसीलिए गहलोत को मुश्किल हुई थी, अपने बेटे तक को चुनाव नहीं जिता पाए थे। लेकिन बेटा तो अब क्रिकेट प्रेम में आ गया, जहां पर अमित शाह के बेटे जय शाह भी मौजूद हैं, तो वह भी एक समीकरण है। लेकिन समझना यह भी होगा कि राजीव शुक्ला वह भी तो क्रिकेट प्रेमी हैं, और उनके पास वो प्रभारी हैं हिमाचल के, और उन इस समीकरण को समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि दरअसल हिमाचल भी क्यों गंवा देगी कांग्रेस, और किस तरीके से राजस्थान भी कांग्रेस के प्रतिकूल क्यों हो जाएगा। यह उन नेताओं के कॉकस की स्थिति को भी समझना होगा, और उनकी जरूरतें और आने वाले वक्त में उनकी सत्ता की ताकत कैसे बरकरार रहे, इस समीकरण को भी साथ साथ लेकर चलना होगा। यहां पर एक बात और, एक ब्राह्मणों का जिक्र होता है। राजस्थान के भीतर भी बीजेपी ने 19 ब्राह्मणों को टिकट दिए थे, जीते कितने? 6। कांग्रेस ने 22 ब्राह्मणों को टिकट दिए थे, जीते कितने? 7। यानी उनकी तुलना में ज्यादा था। पहला सवाल सबसे बड़ा यह आता है कि अगर गुर्जर पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया। दूसरा सवाल आता है जो आदिवासी एसटी की जो सीटें हैं, जो 25 सीटें हैं राजस्थान के भीतर, 27 सीटें गुजरात के भीतर है, वहां पर अगर ध्यान दीजिए तो बीजेपी ने 28 टिकट दिए थे, जिसमें 3 मीणा जीते थे। 29 टिकट मीणा और भील खास तौर से, जिनकी बहुसंख्य तादाद है, कांग्रेस ने 29 को दिया था, उसमें से 4 मीणा जीते थे। राजपूतों की परिस्थिति में आएगा तो कांग्रेस ने 15 को टिकट दिया, 4 जीते। बीजेपी ने 26 को टिकट दिया, 6 जीते। दरअसल यह एक जातीय समीकरण की बिसात है, जिसके अनुकूल अगर राजस्थान के चुनाव इस बार भी चल निकले, और अगर सचिन पायलट ये मानकर चल रहे हैं, जो कि बार बार वो आकर दिल्ली के दरबार में कहते हैं, और कि सीएलपी की बैठक बुलाइए, देखिए सारे विधायक गहलोत का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि हर कोई जानता है चुनावी जीत वहां से मिल नहीं सकेगी। तो क्या चुनावी जीत की गारंटी सचिन पायलट के साथ हो सकती है? अगर हो सकती है तो कांग्रेस हाईकमान क्यों नहीं साथ खड़ा है? या उसे इस बात का डर है कि कहीं चुनाव से पहले राजस्थान की सत्ता भी डगमगा ना जाए? क्या इससे डर है कि जो गुजरात के चुनाव की जो पैसे की आवाजाही है वह भी पाइपलाइन रुक ना जाए? या इस बात को लेकर डर है कि एक के बाद एक गंवाते कद्दावर नेताओं की फहरिस्त में कैप्टन गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस कतार के भीतर में एक एक नेता के साथ साथ गहलोत भी आकर खड़े हो जाएंगे? हमें लगता है कि राजनीति को साधने की प्रक्रिया में राजस्थान को समझना गहलोत से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, और गहलोत से बेहतर राहुल गांधी या गांधी परिवार को साधते हुए मोदी सत्ता को भी साधने का हुनर गहलोत से बेहतर किसी में नहीं है। अडानी का विरोध राहुल गांधी करते हुए भी उन्हें कहना पड़ता है कि अगर राज्य में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो क्या दिक्कत है, नौकरियां आएंगी, इन्वेस्टमेंट होगा, वो अडानी हो या कोई हो, और यही बात गहलोत भी कहते हैं। इस साधने की परिस्थिति को जादूगरी कहें या फिर सत्ता के लिए 24/7 जीने वाले गहलोत के साथ खड़ा हुआ जाए, यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ना गहलोत ना सचिन पायलट कोई दूसरा शख्स, या फिर ना गहलोत ना वसुंधरा राजे कोई तीसरा शख्स जो बीजेपी के कालखंड में मुख्यमंत्री बनकर वहां पर तैनात हो, और वह एक लिहाज से गहलोत के अनुकूल भी परिस्थितियों को रखे लेकिन सत्ता बीजेपी के पास आ जाए। क्या यह ऐसी स्थिति राजस्थान के भीतर धीरे धीरे बन रही है, धीरे धीरे बनाई जा रही है, धीरे धीरे बिसात बिछ चुकी है, धीरे धीरे शहमात का खेल शुरू हो चला है? यह कौन सी परिस्थिति है? क्योंकि इसके भीतर जब गोविंद सिंह डोटासारा से किसी ने पूछा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला जी नहीं, हम बिल्कुल सक्रिय है, 19 लाख कार्यकर्ता सक्रिय है, बूथ स्तर पर अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, जिला संभाग स्तर पर जो कार्य प्रणाली और कार्यकारिणी होनी चाहिए वो सब कुछ सक्रिय है। इंतजार हो रहा है राहुल गांधी का, जो पदयात्रा लेकर पहुंची। और अब जरा तारीख पर गौर कीजिएगा, राहुल गांधी जिस दिन राजस्थान की जमीन पर पहुंचेंगे मध्य प्रदेश से होते हुए,
उस जमी पर पहुंचते ही गुजरात चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। और जरा कल्पना कीजिए कि गुजरात चुनाव के परिणाम और हिमाचल के चुनाव के परिणाम अगर कांग्रेस के प्रतिकूल होंगे और राजस्थान के भीतर जो रास्ता चुना है राहुल की पदयात्रा का, वो जाहिर है पूरे तरीके से सचिन पायलट को मजबूत करने के लिए, वो दौसा का इलाका हो या कोई दूसरे इलाके के जरिए जो झालावाड़ से जब उनकी एंट्री होगी, वहां से जब वो निकलेंगे तो क्या इस अनुकूल परिस्थिति को संभाल पाएंगे जहां पर चुनावी हार मिल चुकी होगी और इस पदयात्रा का महत्व राजस्थान में ही खत्म हो जाए? तो क्या गहलोत इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं? और एक सियासत की इस नब्ज को जब आप पकड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गुजरात चुनाव के परिणाम, गुजरात को लेकर गहलोत की भूमिका, गुजरात के भीतर मोदी और अमित शाह की पूरी दांव साक पर लगना और गुजरात के चुनाव परिणामों के आने के साथ राजस्थान के भीतर से पदयात्रा का गुजरना और पदयात्रा के सामने चुनावी हार का ऐलान होना और उस यात्रा को लेकर राजनीति से दूर एक नई परिस्थिति में गहलोत की राजनीति को ले जाना और दूसरी तरफ राजनीति साधने के लिए खुद को बरकरार रखना और नए अध्यक्ष खड़गे का खामोशी के साथ गांधी परिवार की तरफ देखना और कांग्रेस अपने तौर पर खामोशी से हर परिस्थिति को देखती चली जाए तो होगा क्या? यह सवाल कोई बहुत अनसुलझा सा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जब गहलोत वडोदरा गए पिछले दिनों, नवसारी गए, नाथद्वार गए, बनासकांठा में गए, वहां जो भारत जोड़ो यात्रा बनासकांठा में शुरू की, उस दौर की प्रतिक्रिया और उस दौर में बीजेपी की हरकत और उस दौर में बीजेपी के कार्यकर्ता और स्वयंसेवकों की चाल जो थी, उस दौर में कांग्रेस को जरूर पढ़ना चाहिए और कांग्रेस के जो नेता चाहते हैं कि गुजरात के भीतर कांग्रेस की मौजूदगी अब शुरू हो जानी चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए दरअसल ये माजरा है क्या? कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए लड़ती है या कांग्रेस ये मानकर चलती है कि जनता खुद ब खुद खड़ी हो जाएगी? ये कौन सी परिस्थिति है? लेकिन सवाल फिर वहीं आकर टिक गया, चुनाव तो गुजरात में है, खेल राजस्थान में क्यों हो रहा है, राजस्थान के जरिए क्यों हो रहा है? पकड़िए इस नब्ज को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।